Now, under primitive, तो primitive scheduling algorithm में the next scheduling we have to discuss, that is RR scheduling. अब RR scheduling basically क्या है? In RR scheduling, as per the name is concerned, round robin scheduling. So round robin scheduling, in round robin scheduling, there is certain time slice and time quantum used to preempt the process during processing of the job. But there is a case in which the particular time quantum is less than the existing burst time of the particular process. तो किसी भी process का अगर burst time allotted time quantum से अगर कम है तो उस process को preempt करने का जरूरत नहीं होगा। तो पहला तो ये केस हमको चेक करना होगा जब हम लोग इसका जो डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम में ये चीज हम लोग को चेक करना होगा कि आपका जो प्रोसेस है उसको प्रिम्प्ट करने की जरूरत है या नहीं। तो वी जस्ट सेट द एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम सेट करेंगे। तो इन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बेसिकली वी चेक आउट कि वेदर देयर इज ए प्रोसेस नीड टू बी प्रिम्प्टेड और नॉट। तो व्हेन द प्रोसेस नीड टू बी प्रिम्प्टेड, whenever the burst time is greater than the time slice, आपका जो टाइम क्वांटम सेट किया जाएगा उस टाइम क्वांटम से अगर आपका बर्स्ट टाइम ज्यादा है तो ये क्लियर है कि जितना बर्स्ट टाइम है उतने समय का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका जो पर्टिकुलर प्रोसेस है वो फिर से रेडी क्यू में जाएगा। वो तब तक रेडी क्यू में रहेगा जब तक आपका दूसरा सीक्वेंशियल प्रोसेस एग्जीक्यूट टाइम स्लाइस अपना पूरा नहीं कर लेता है। तो अब इसमें दो तीन केस है। पहला केस तो ये हुआ कि इन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग प्रोसेस नीड टू बी प्रिम्प्टेड। तो व्हाट इज द सेकंड पार्ट इज व्हाट इज द बेसिस फॉर प्रिम्प्शन। तो प्रिम्प्शन का बेसिस क्या होगा? तो टाइम स्लाइस एंड टाइम क्वांटम इज द बेसिस फॉर प्रिम्प्ट द प्रोसेस। दूसरा थर्ड पार्ट इज व्हाट कि व्हेनेवर द प्रोसेस नीड टू बी प्रिम्प्टेड, because there are several cases in which process need not to be printed, आपको प्रिंटेड करने की जरूरत ही नहीं है। तो तीसरा ये केस हम लोग को चेक करना होगा कि अगर आपका प्रोसेस का जो बर्स्ट टाइम है, टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम जो प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए तय किया गया है उस टाइम स्लाइस से कम है, तब तो उस केस में प्रोसेस प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं कि प्रोसेस का प्रिम्प्शन टाइम स्लाइस 4 मिली सेकेंड का है, यानी 4 मिली सेकेंड का जॉब हर प्रोसेस पूरा करने के बाद प्रिंट होगा। लेकिन कोई ऐसा प्रोसेस है जिसका 3 ही मिली सेकेंड का बर्स्ट टाइम है, 3 मिली सेकेंड वो जॉब पूरा कर लेगा, तब उस केस में उसको प्रिंट करने का जरूरत नहीं होगा। तो तीसरा ये केस हमको चेक करना होगा जब हम लोग एल्गोरिथम सेट करेंगे कि प्रोसेस का बर्स्ट टाइम टाइम क्वांटम से कम है या ज्यादा है। अगर कम है तब उस केस में उस प्रोसेस को प्रिंट नहीं किया जाएगा सिक्वेंशियली, उसके बाद जो प्रोसेस आएगा वो एलोकेट हो जाएगा, अपने टाइम स्लाइस को पूरा करेगा। चौथा केस ये होगा कि टाइम क्वांटम से कम है, ठीक है ना। कोई प्रोसेस का अगर टाइम क्वांटम से बर्स्ट टाइम ज्यादा है तो टाइम क्वांटम कम हो गया। तो अगर बर्स्ट टाइम ज्यादा है तो जितना टाइम क्वांटम उसके बर्स्ट टाइम से मैच करता है तो उतना समय वो पूरा करेगा। अगर 1 मिली सेकेंड का भी जॉब उसका बचा होगा तो उसको प्रिंट कर दिया जाएगा, और वो 1 मिली सेकेंड का जॉब फिर दोबारा कब कर सकेगा? जब रेडी क्यू में जो भी प्रोसेस है, रेडी क्यू का सारा प्रोसेस जब एक के बाद एक अपने टाइम क्वांटम को यूटिलाइज कर लेगा। यानी रेडी क्यू में, जैसे इसको ऐसे समझिए कि आप जैसे किसी ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम पर खड़े हैं,
ट्रैफिक में खड़े हैं और एक टाइम स्लाइस, एक टाइम क्वांटम सेट कर दिया गया है हर एरिया के लिए, तो इट डजंट मैटर। ऐसा हो सकता है बहुत बार कि किसी साइड, किसी एक एरिया में कम व्हीकल्स है, ठीक है ना, लेकिन जो टाइम अलॉटेड है वो टाइम को वहां पर क्या फिजिकली, क्योंकि सिस्टम में सिग्नल तभी होगा जब टाइम क्वांटम पूरा होगा। तो अगर 45 सेकंड का टाइम क्वांटम है तो 45 सेकंड ट्रैफिक हो चाहे नहीं, सिग्नल उसी लाइन के लिए होगा। आफ्टर 45 स्विच करेगा, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है बहुत बार, ऐसा आप देखते होंगे कि 45 सेकंड जो आपका टाइम क्वांटम दिया वहां सेट किया जाता है, उस टाइम क्वांटम में बहुत ज्यादा रस है, किसी एरिया में बहुत ज्यादा रस है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है कि कितना मूवमेंट हो रहा है। अगर 45 सेकंड है तो उसके बाद ग्रीन के बाद आपका जो है रेड सिग्नल वहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो जैसे ही रेड सिग्नल डिस्प्ले होगा, अब बाकी जो व्हीकल्स है उसको जैसे है उसी पोजीशन में स्टॉप हो जाना है, आगे नहीं मूव करना है, क्योंकि वो ट्रैफिक रूल के अगेंस्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको फाइन भी लग सकता है। अब ये जो मूवमेंट हुआ, अब इसी में ये सारा एल्गोरिथम जो हम लोग डिस्कस करते हैं उसमें ये भी पार्ट है। तो ट्रैफिक सिग्नल, चलो ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल सिस्टम में अगर तो टाइम क्वांटम है, उस टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंगली आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया तो ठीक है। अगर प्रोसेस को और समय चाहिए, और मूवमेंट के लिए और समय चाहिए ताकि सारे व्हीकल्स मूव हो जाए, तो उस एरिया को कब तक रुकना पड़ता है? जब तक कि एक कंप्लीट साइकिल पूरा नहीं हो जाए, यानी कि लेफ्ट राइट देन फर्दर देन द पर्टिकुलर चांस कम्स टू द पर्टिकुलर एरिया। तो सेम थिंग यहाँ पर भी, अगर 4 प्रोसेस है, ठीक है, अगर ये हमारा कंट्रोल सिस्टम है, इधर से एक प्रोसेस है, इधर से एक प्रोसेस है, और अब इधर से भी व्हीकल मूव कर रहा है, इधर से भी, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम स्लाइस ये सम अगर कर दिए, सपोज करो 4 मिली सेकेंड, यहाँ पर हम लोग मिली सेकेंड में लिखेंगे, तो 4 मिली सेकेंड में अगर इसके लिए यहाँ पर आपका ग्रीन हुआ, इस एरिया के लिए ग्रीन सिग्नल हुआ, तो ये 4 मिली सेकेंड में जितना व्हीकल्स मूव हो सकता है मूव होगा। ऐसा हो सकता है कि 2-3 व्हीकल हो स्टिल द पर्टिकुलर टाइम क्वांटम के हिसाब से, यहाँ के बाद ये यहाँ स्विच तभी होगा जब ये आपका ये रेड हो जाएगा, यानी कि जब यहाँ पर ग्रीन होगा तो बाकी सब के लिए रेड रहेगा। अब कुछ एरिया में क्या है कि कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए यहाँ से अगर बाईपास करके निकालना चाह रहे हैं तो उसके लिए अलग से कंट्रोल सिस्टम लगा दिया जाता है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से 4 मिली सेकेंड का जॉब पूरा हुआ, यहाँ स्विच किया, यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर स्विच हुआ, यहाँ से कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर स्विच हुआ। जब जब ये स्विच हो रहा है तो प्रीवियस को रेट करते जा रहा है। अब ये अगर हमारा प्रोसेस नंबर 1 है, ये प्रोसेस नंबर 2 है, ये प्रोसेस नंबर 3 है, ये प्रोसेस नंबर 4 है, तो ये सीक्वेंस में कैसे आया, P1 P2 P3 P4। अब यहाँ पर ये चीज समझना है, जो हम लोग डायग्राम यूज कर रहे हैं इसमें P1 सपोज करो कि P1 का 3 मिली सेकेंड का जॉब है, इसका 5 मिली सेकेंड का जॉब है, और इसका आपका 6 मिली सेकेंड का जॉब है, और इसका सपोज 4 मिली सेकेंड का जॉब है। टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम TQ 4 मिली सेकेंड का रखा गया। इसका मतलब है कि ये जो बस टाइम है, डिफरेंट बस टाइम, ये डिफरेंट बस टाइम के अकॉर्डिंगली आपका CPU में एलोकेट होगा। तो प्रोसेस 1 जब एलोकेट होगा तो इसका जॉब टाइम कितना है, 3 मिली सेकेंड, लेकिन टाइम क्वांटम कितना है, 4 मिली सेकेंड। इसका मतलब है कि ये
3 मिलीसेकंड का जॉब, ये 3 मिलीसेकंड का जॉब पूरा कर सकता है इस 4 मिलीसेकंड में। इसका मतलब कि दूसरी बार इसको आने की जरूरत नहीं होगी, रनिंग स्टेट में इसको दोबारा जाने का जरूरत नहीं होगा। ये वैसा केस है जिसमें आपका बर्स्ट टाइम लेस देन टाइम क्वांटम है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? जब बर्स्ट टाइम लेस देन टाइम क्वांटम होगा तब उस केस में आपका जो प्रोसेस है वो अपना पूरा काम पूरा कर लेगा, उसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं होगी। P1 के बाद नेक्स्ट सीक्वेंस में P2 है, तो P2 का जो है जॉब टाइम यानी बर्स्ट टाइम 5 है, तो 5 जो है इस टाइम क्वांटम से कम है। तो ये एक ऐसा केस है जिसमें आपका बर्स्ट टाइम ग्रेटर देन टाइम क्वांटम है। जब बर्स्ट टाइम, अब यहां से ये कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे कि इसका एल्गोरिथम कैसे यूज करेंगे। तो इस केस में बर्स्ट टाइम ग्रेटर देन टाइम क्वांटम है, तो बर्स्ट टाइम अगर टाइम क्वांटम से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पार्ट ऑफ द जॉब पूरा करेगा, पार्ट ऑफ द जॉब इसका बच जाएगा। यानी कि 5 मिलीसेकंड में आउट ऑफ 5 मिलीसेकंड 4 मिलीसेकंड जॉब विल बी कंप्लीटेड इन द फर्स्ट साइकिल एंड रेस्ट ऑफ द जॉब विल बी कंप्लीटेड इन द नेक्स्ट साइकिल। तो ये अपना 4 मिलीसेकंड का जॉब पूरा करने के बाद 1 मिलीसेकंड के लिए प्रिंट हो गया, यानी कि P2 आपका 1 मिलीसेकंड के लिए प्रिंट हो गया। अब यहाँ से सीक्वेंस ये आपका कंप्लीट हो चुका है, तो P2 आपका नेक्स्ट सीक्वेंस में आप यहाँ पर होल्ड हो गया। P2 की बारी तब आएगी जब P4 तक काम हो जाएगा। P3 का जॉब टाइम या बर्स्ट टाइम 6 है, तो इसको भी 2 मिलीसेकंड के लिए दोबारा CPU में जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट सीक्वेंस में P3 भी आ गया। इस केस में भी आपका बर्स्ट टाइम जो है ग्रेटर देन TQ। अब इसलिए ये डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो आप एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, जो फ्लोचार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें ये चीज क्लियर है कि ये बर्स्ट टाइम से टाइम क्वांटम का रिलेशनशिप है। वी हैव टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन बर्स्ट टाइम एंड टाइम क्वांटम। तो बर्स्ट टाइम ग्रेटर देन, देखिए दोनों ही केस में वही प्रोसेस प्रिंट हो रहा है जिसमें बर्स्ट टाइम टाइम क्वांटम से ज्यादा है, उस प्रोसेस को प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, या नेक्स्ट साइकिल के लिए वो प्रोसेस हमारा यहाँ पर सीक्वेंस में रेडी क्यू में नहीं जा रहा। तो P3 भी आपका आ गया रेडी क्यू में। ये आपका 4 मिलीसेकंड का जॉब इसको करना था, ये कंप्लीट हो गया। यानी कि इस केस में क्या है, बर्स्ट टाइम लेस देन टाइम क्वांटम तो नहीं है, लेकिन इक्वल टू टाइम क्वांटम है। यानी एक और कंडीशन आ गया है कि अगर बर्स्ट टाइम लेस देन या इक्वल टू टाइम क्वांटम होगा तो वो प्रोसेस को प्रिंट करने की जरूरत नहीं होगी। ये पहला जो केस था इसमें बर्स्ट टाइम लेस देन टाइम क्वांटम था। लास्ट का जो केस है, ये केस आपका है जिसमें बर्स्ट टाइम टाइम क्वांटम के बराबर है। तो अगर बराबर हो या कम हो टाइम क्वांटम से, दोनों ही केस में वो प्रोसेस हमारा प्रिंटेड नहीं होगा। यानी द प्रोसेस गेट टू बी प्रिंटेड ओनली whenever the burst time of the process is greater than time quantum. In rest of the cases there is no need to print the process in round robin scheduling algorithm. It is clear? तो हमारे पास 3 ही कंडीशन है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर आने के बाद 2 ही प्रोसेस, यानी फर्स्ट साइकिल पूरा होने के बाद अब 2 ही प्रोसेस रह गया। P2 को 1 मिलीसेकंड का जॉब पूरा करना है, P3 को, यानी कि फर्स्ट साइकिल के बाद ये आपका 2 प्रोसेस सीक्वेंस में रहा। अब सेकेंड साइकिल में यानी कि P2 कंप्लीट कर लेगा, कंप्लीटेड, और P3 भी। नाउ देयर इज नो प्रोसेस एलोकेटेड टू द रेडी क्यू टू रीजनरेट द या रिज्यूम द पार्ट ऑफ द जॉब। यानी कि 2 साइकिल में ये पूरा प्रोसेस अपना काम कंप्लीट कर लिया। तो अब बताइए कि इसका अगर हमको एल्गोरिथम लिखना हो बिफोर डिस्कशन ऑफ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, तो हाउ यू कैन राइट द एल्गोरिथम टू चेक आउट कि whenever the process get printed and whenever the process need not to be print। कंडीशन हम लोग डिस्कस कर लिए। तो आई जस्ट गिव यू 2 मिनट, 2 मिनट का समय दे रहे हैं। आप इसके लिए एल्गोरिथम लिखिए, लिखने के बाद रेज करिएगा हैंड ऑनलाइन, आपसे फिजिकली हम मैनुअली पूछ लेंगे। So I just give you 2 minutes to write the algorithm to check out the round robin operation, ठीक है ना, for fixed time quantum। कोई एक फिक्स टाइम क्वांटम, तो टाइम क्वांटम आप वेरिएबल यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, वैल्यू लेने का जरूरत नहीं है।
तो जस्ट राइट लिखिए हाउ यू विल प्रिंट द प्रोसेस इन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। लिखिए इसके लिए एल्गोरिथम लिखिए। 8 रहता तो 4 मिलीसेकंड का जॉब पूरा करता है, फिर दोबारा सेकंड साइकिल, हाँ दोबारा में पूरा हो जाता, तीसरे साइकिल में जाता। उस पर डिपेंड करता है टाइम क्वांटम पर। हम 4 ले रहे हैं तब ना, अगर 2 मिलीसेकंड टाइम क्वांटम लेंगे तो 4 टाइम यानी 5 टाइम जाना पड़ेगा। 9 मिलीसेकंड है तो 4 टाइम जाएगा तो 8 होगा, और एक बार और जाना पड़ेगा 1 मिलीसेकंड जॉब के लिए। अब उसमें क्या है कि जो सीक्वेंस का प्रोसेस है वो छूटता जाएगा, जिसका इसका काम होता जाएगा वो सीक्वेंस से बाहर जाएगा, और जिसका इसका जॉब बचा रहेगा वो आगे की ओर सीक्वेंशियल नेक्स्ट साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा। लिखिए अब ऑनलाइन भी हम जिससे पूछेंगे वो बताएंगे, बाकी सारे लोगों को लिखना है। अभी कंडीशन हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अभी इसको शेयर करने के लिए हम बोल सकते हैं, बता दे रहे हैं, श्रुति वर्मा रोल नंबर 104, यश आनंद रोल नंबर 7, तबरेज आलम रोल नंबर 12। ये 3 लोग कंप्लीट करिए। जो भी वर्कआउट कर रहे हैं उसको दिखाना है आपको। रोल नंबर 7, 104 and 12. I will give you permission to share your contents. आप कंटेंट शेयरिंग का हम परमिशन देंगे। Once completed, raise the hand. उसके बाद हम लोग डिफिनीशन तो बुक में है, आप डिफिनीशन में नहीं है, मेन है कि कॉन्सेप्ट समझना। दूसरा एक और चीज इसमें समझ लीजिए कि जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, इट इज आल्सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपका प्रोसेस है वो सीक्वेंस में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंगली ही मूव कर रहा है। आपका गैंट चार्ट में जो प्रोसेस कंप्लीट कर ले रहा है अपना वर्क, वो सीक्वेंस से बाहर होता चला जा रहा है। तो यू आर राइटिंग द एल्गोरिथम एंड आई जस्ट ड्रॉ द फ्लो चार्ट, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। RQ stands for ready queue, and then after we discuss the round robin. RQ stands for ready queue, BT stands for burst time. तो सबसे पहले प्रोसेस आपका कहाँ होता है? सबसे पहले अगर देखें तो इनिशियली योर प्रोसेस इज इनसाइड द RQ, ठीक है। अब इसके बेसिस पर आप एल्गोरिथम डिजाइन करिए। आई एम गिविंग यू द हिंट। RQ में आपका जो प्रोसेस होता है वो यूज किया जाता है प्रोसेस को सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि RQ में जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर सिलेक्ट होगा। तो टू सेलेक्ट अ प्रोसेस, so to select a process we use ready queue, and ready queue is maintained under primary memory. You already know that. Now whenever any process move to the before movement of the process to the CPU, हम लोग क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पर? अभी एक चीज हम लोग चेक कर रहे थे, क्या चेक कर रहे थे? हाँ, कोई प्रोसेस, सबसे पहले क्या है कि कोई भी प्रोसेस आपका सबसे पहला इन क्या था कि अगर उसका बर्स्ट टाइम क्वांटम से कम होगा तो वो प्रोसेस एक ही बार में ऑपरेशन एलोकेट करके कंप्लीट हो जाएगा। यही केस था ना। बाकी दूसरा एक और केस था कि अगर बराबर होगा तब भी उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं होगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन हम लोग क्या चेक करेंगे कि अगर इफ बर्स्ट टाइम इज लेस देन और इक्वल टू टाइम क्वांटम, तो इज कर दीजिए आप, इज बर्स्ट टाइम इज लेस देन और इक्वल टू टाइम क्वांटम। इसका आंसर क्या हो सकता है? यस या नो। तो अगर बर्स्ट टाइम, अभी हम यहाँ देखें कि अगर बर्स्ट टाइम P1 के केस में बर्स्ट टाइम लेस देन है टाइम क्वांटम से, P4 के केस में ग्रेटर मतलब इक्वल टू है। तो ये दोनों ही कंडीशन हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं कि अगर बर्स्ट टाइम लेस देन, और इसको क्या पढ़ते हैं
ये जो आप लिखते हैं इसको क्या पढ़ते हैं? लेस देन नहीं, गलत। और बोलिए, ऑनलाइन में कोई बोलिए क्या क्या पढ़ते हैं इसको? इसको क्या पढ़ते हैं? लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, यस। हाँ बताइए, इसको क्या पढ़ते हैं? रोल नंबर 107, प्रिंस कुमार। यस सर। हाँ, इसको क्या पढ़ते हैं? सर ग्रेटर देन इक्वल टू सर। ग्रेटर देन कैसे हो गया? नहीं सर, लेस देन है सर, लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू सर। नहीं, लेस देन इक्वल टू इज नॉट करेक्ट। और कोई बताइए? अरिजीत राज, अरिजीत राज, अरिजीत राज बताइए। नहीं मालूम। इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू। जब बोलते हैं ना जनरली हम लोग जो बोल देते हैं लेस देन इक्वल टू, ये रॉन्ग है। आप इसको करेक्ट वे में बोलिए लेस देन और इक्वल टू, बिकॉज यू आर गोइंग टू चेक टू कंडीशन हियर। एंड और लॉजिकल और का मतलब क्या होता है कि ये दोनों, हाँ दोनों रिलेशनल, यानी कि जिस भी कंडीशन, दो कंडीशन के बीच में इसको यूज किया जाता है, दोनों में से कोई भी अगर सेटिस्फाई करेगा तो आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट। हाँ यस। आवाज नहीं जा रही है? आवाज नहीं जा रही क्या? बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है सर। अच्छा, अभी आ रही है? अभी आ रही है आवाज? एक मिनट देखिए तो, आवाज आ रही है? अभी आ रही है प्रिंस? है? आवाज नहीं आ रही है? अभी Sir, you are muted. Please unmute. तो अभी आ रही है आवाज? Yes, sir. Yes, sir. There is some network issue, that's why that. It's okay. यहाँ पर बस टाइम और टाइम क्वांटम, ये दोनों कंडीशन हम लोग चेक किए, ठीक है? तो अगर बस टाइम लेस देन और इक्वल टू टाइम क्वांटम है, यस, तो हमारा एक ही साइकिल में काम हो जाएगा, ठीक है ना? तो जितना समय तक आपका एग्जीक्यूट होना है, यानी कि एग्जीक्यूट टिल, जो भी आपका स्पेसिफाइड जॉब है तब तक आपका एग्जीक्यूट होगा, तो एग्जीक्यूट टिल कंप्लीशन। That means this is the case in which there is no need to preempt the process, because question is why there is no need to preempt the process, because the burst time of the process is less than or equal to
time quantum, less than or equal to, both condition is here. Less than in this particular P1 के केस में less than है, यानी अगर टाइम क्वांटम 4 मिलीसेकंड है, P1 का बर्स्ट टाइम 3 है, तो ये लेस देन का कंडीशन है। P4 के लिए आपका बर्स्ट टाइम 4 मिलीसेकंड है, टाइम क्वांटम भी 4 है, तो दिस इज द केस इन विच द टाइम बर्स्ट टाइम इज इक्वल टू टाइम क्वांटम। तो दिस पर्टिकुलर कंडीशन वर्क्स फॉर दिस टू कंडीशन बोथ, दोनों कंडीशन के लिए काम करेगा। अगर बर्स्ट टाइम लेस देन हो, अगर बर्स्ट टाइम इक्वल टू हो, दोनों ही केस में आपका जो प्रोसेस है वो अंत तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कि उसका बर्स्ट टाइम का काम जो है पूरा नहीं होता है। और इसके बाद क्या होगा, फाइनली प्रोसेस टर्मिनेटेड, टर्मिनेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रोसेस आपका टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि टर्मिनेशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस स्टेट, और प्रोसेस को हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिखाते हैं। तो जो भी आपका प्रोसेस है वो सब आपका, ठीक है ना। तो न्यू स्टेट को, रेडी क्यू को, इसको भी आप रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिखा सकते हैं, ठीक है ना। इनिशिएट कर रहे हैं इसलिए इससे स्टार्ट बटन ले लिए, क्योंकि रेडी क्यू से आपका ये प्रोसेस इनिशिएट हो रहा है, तो इसलिए रेडी क्यू को ओवल में ले लिए, स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन के लिए जो यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका टर्मिनेशन हुआ। लेकिन अगर बर्स्ट टाइम यानी कि 5 और 6, P2 और P3 के लिए बर्स्ट टाइम आपका 5 और 6 है, तो ये नो कंडीशन में आता है। ये दो आपका प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसको कंप्लीट एग्जीक्यूशन का मौका नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसका जो बर्स्ट टाइम, इसका जो बर्स्ट टाइम है वो टाइम क्वांटम से ज्यादा है। तो लेस देन और इक्वल टू, तीन ही कंडीशन है, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, जिसमें से ये दो कंडीशन को हम लोग चेक कर लिए, तो बच गया आपका ये, एल्स पार्ट में यही जाएगा। तो यस पार्ट में ये दोनों हो गया, नो पार्ट में ग्रेटर देन हो गया। तो नो पार्ट में क्या है, ये कहां तक एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट फॉर जो भी आपका टाइम है, तो एग्जीक्यूट फॉर TQ। आपका जो टाइम क्वांटम होगा 4 मिलीसेकंड, तो 4 मिलीसेकंड तक ये एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद आपका फिर से चेक होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से चेक होगा। क्या चेक होगा, क्या चेक होगा कि कहीं ऐसा हो सकता है तो यहाँ पर एग्जीक्यूट फॉर TQ करने के बाद, चूंकि यहाँ पर इक्वल टू हम लोग चेक कर लिए, तो दोबारा हमको नहीं लगता कि चेक करने की जरूरत है कि इसका समय बचा है कि नहीं है। तो चूंकि एग्जीक्यूट करने के बाद हमको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करना है, इसलिए यहाँ से एक और कंडीशन हमारा लगेगा। क्यों? क्योंकि जो टाइम क्वांटम है वहां तक का काम पूरा करने के बाद फिर से इसको कहाँ जाना है, रेडी क्यू में जाना है। तो यहाँ पर एक और चेक पॉइंट आप लगा सकते हैं कि प्रोसेस एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली, जबकि ये होने का संभावना नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये कब होगा, जब ये 1 या 2 पास के बाद आपका ये यूज होगा, तब ये कंडीशन होगा। पहली बार तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहली बार में तो आपका जो है यहाँ चेक कर लिए हैं, तो पहली बार जो है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 साइकिल में भी कंप्लीट हो रहा है प्रोसेस, तो यहाँ पर एक आपका टर्मिनेशन चेक करने के लिए लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से मूव करेगा प्रोसेस, तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड, कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया। अगर यस तो टर्मिनेट हो जाएगा प्रोसेस, नहीं तो फिर आपका रेडी क्यू में जाएगा। तो आप यहाँ से भी रेडी क्यू में भेज सकते हैं विदाउट चेकिंग कंडीशन, एग्जीक्यूट टाइम क्वांटम के बाद भी यहाँ से भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप चेक कर लिए। हाँ, तो ये करने का हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर इक्वल टू नहीं चेक करते तो ये कंडीशन चेक करने का जरूरत होता है। अब तो यहाँ तो क्लियर है, ये करने के बाद इसको रेडी क्यू में जाना ही पड़ेगा टाइम क्वांटम, क्योंकि आप पहले ही चेक कर लिए हैं टाइम क्वांटम इसका जो है बर्स्ट टाइम से कम है, तो ये तो पार्ट ऑफ जॉब करेगा, उसके बाद तो इसको यहाँ जाना ही है। तो ये काम आप यहाँ पर अब ये चेक नहीं करने का जरूरत होगा आपको, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ से इसको रेडी क्यू में भेज देंगे। समझ में आ रहा है? यानी कि टाइम क्वांटम तक एग्जीक्यूट होने के बाद आपका प्रोसेस कहाँ चला जाएगा, रेडी क्यू में। रेडी क्यू में जाने के बाद फिर चेक करेगा, अब जो उसका बर्स्ट टाइम है, बर्स्ट टाइम है वो लेस देन और इक्वल टू टाइम क्वांटम है, तो बर्स्ट टाइम अब कितना बचेगा, जो टाइम क्वांटम पूरा करने के बाद जो बच गया, तो
1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जैसे P1 के केस में तो डायरेक्ट एग्जीक्यूट हुआ और टर्मिनेट हो गया। P2 के केस में एग्जीक्यूट फॉर टाइम क्वांटम, एग्जीक्यूट फॉर टाइम क्वांटम 4 मिली सेकेंड, तो 1 मिली सेकेंड के लिए यहाँ गया। तो RQ में फिर यहाँ चेक किया, बर्स्ट टाइम क्या है 1 मिली सेकेंड और टाइम क्वांटम कितना है 4। टाइम क्वांटम आपका 4 मिली सेकेंड है और बर्स्ट टाइम आपका, हाँ, तो उसके बाद यहाँ नीचे नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा 1 मिली सेकेंड का जॉब पूरा करके टर्मिनेट हो जाएगा। समझ आ रही बात? यानी 2 में, हाँ 1 मिली सेकेंड 6 के लिए देखिए, इसलिए P2 जो है नेक्स्ट साइकिल में, यानी कि पहले साइकिल में तो P2 गया 1 मिली सेकेंड के लिए, फिर दोबारा गया रेडी क्यू दूसरा साइकिल के लिए, तीसरा साइकिल में आपका नहीं जाने का जरूरत पड़ा P2 को। P3 के केस में भी वही चीज है, P3 4 मिली सेकेंड का जॉब पूरा किया, 2 मिली सेकेंड के लिए रेडी क्यू में गया, 2 मिली सेकेंड को फिर यहाँ चेक किया गया कि बर्स्ट टाइम लेस देन और इक्वल टू टाइम क्वांटम, तो बर्स्ट टाइम आपका कितना है 2। आवाज आ रही है? यस सर। तो अगर 2 मिली सेकेंड आपका टाइम क्वांटम 4 से कम है तो अब ये 2 मिली सेकेंड का पूरा जॉब पूरा करके टर्मिनेट हो जाएगा। वही चीज आपका P4 के लिए पहले ही चेक कर लिया गया कि बर्स्ट टाइम जो है लेस देन और इक्वल टू टाइम क्वांटम यस, तो एक ही बार में ये एग्जीक्यूट करके प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। तो दिस इज द RR शेड्यूलिंग algorithm. That means कि you have to follow this algorithm to execute the process under RR. हाँ, end term तक मतलब क्यों नहीं हो रहा है, ये उसी के लिए किया गया चेक। आप कोई एग्जांपल लीजिए, कोई एग्जांपल लीजिए, हाँ इसी को होगा। देखिए आप कोई भी एग्जांपल लीजिए ना, आप एन बस टाइम लीजिए, बहुत बड़ा बस टाइम लीजिए, है ना। आप टाइम क्वांटम ले लीजिए 10 मिली सेकेंड, बस टाइम ले लीजिए 2000, ठीक है। तो आप दिखा सकते हैं ना गैंट चार्ट में, 10 नहीं लीजिए तब उस केस में 100 लीजिए, 1000 लीजिए, 100 लीजिए, तो 100 लीजिएगा तो 2000 को 20 टाइम्स आपको मूव करना पड़ेगा ना। तो वो टाइम क्वांटम आपका एक एलोकेशंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ बस टाइम के बेसिस पर आपका सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में तय होता है। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर हुआ। तो अब यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं कि जो सीक्वेंस है वो FCFS मैनर में ही काम कर रहा है। तो व्हेन वी डिस्कस द राउंड रोबिन शेड्यूलिंग, इट इज क्लियर? एनी डाउट? ये अगर क्लियर है तो राउंड रोबिन समझ में आ गया। समझिए यहाँ ये मेन आपका स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर को हम उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो 3 ही चीज इसमें चेक करना है, एक कि बस टाइम लेस देन टाइम क्वांटम है, इक्वल टू टाइम क्वांटम है, या ग्रेटर देन। लेस देन और इक्वल टू को पहले चेक कर लेंगे, क्योंकि ये ऐसा कंडीशन है जिसमें आपका प्रोसेस कंप्लीट करेगा विदाउट प्रिम्पशन, अपने पूरे जॉब को कंप्लीट करेगा विदाउट प्रिम्पशन और टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद मतलब दोबारा उसको रनिंग स्टेट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब आपका फर्स्ट टाइम ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ टाइम उसको जाना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि आपका बस टाइम कितने पार्ट में एग्जीक्यूट होने वाला है। तो जैसे 6 है, 4 मिली सेकेंड का बस टाइम है, तो 2 पास में हो जाएगा, 1 पास में 4 और बाकी का 2 सेकेंड पास में हो जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग को यूज करना है whenever we are going to discuss round robin scheduling algorithm। तो सबसे प्राइम चीज क्या है, पार्ट वाइज अगर हम लोग इसको पॉइंट वाइज लिखें तो सबसे पहला चीज कि RR, फर्स्ट पार्ट यू राइट, RR scheduling is FCFS। RR scheduling is FCFS, first come first serve, FCFS scheduling with primitive mode, with primitive mode। पहला चीज तो ये हुआ, क्योंकि ये आप इट लुक्स लाइक अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है ना, बट देयर इज ए प्रिम्पशन।
इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व देयर इज नो प्रिम्पशन एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम हम लोग डिस्कस किए थे नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आरआर शेड्यूलिंग इज अ एफसीएफएस शेड्यूलिंग विद प्रिम्प्टिव मोड, यानी कि इट इज द प्रिम्प्टिव मोड ऑफ एफसीएफएस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, because in FCFS scheduling algorithm there is no scope to preempt the process in between the execution. FCFS scheduling algorithm में आप किसी प्रोसेस को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन रोक नहीं सकते। यहाँ पर आपके पास प्रोविजन आ गया, एंड हाउ यू इंट्रोड्यूस दिस वन बाय इंक्लूजन ऑफ टाइम क्वांटम एंड टाइम स्लाइस फॉर एग्जीक्यूशन प्रोसेस। एग्जीक्यूशन प्रोसेस को टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस के बेसिस पर आप वहां पर डिलिमिट कर दिए। दूसरा चीज क्या है कि आपका कोई भी प्रोसेस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर, जैसे नाम दे दिए फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विद प्रिम्प्टिव मोड, तो आपका कोई भी प्रोसेस रेडी क्यू से एफसीएफएस मैनर में सिलेक्ट होगा, लेकिन यहां पर अब एक कंडीशन क्लॉज आ गया। क्लॉज क्या आ गया? विथ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। विथ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम मींस व्हाट? टाइम विल बी फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम क्वांटम। तो व्हाटएवर टाइम क्वांटम वी हैव, on the basis of that time quantum, any process allocates inside the CPU for that time period only, but selection of the process is on the basis of FCFS manner. यानी देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि CPU resources is assigned to the process on FCFS manner with fixed amount of time. Just mention here कि CPU is assigned to process, CPU is assigned to the process on the basis of FCFS for a fixed amount of time, है ना? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए बेसिस पर आपका जो है, अब ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम क्या है? इसी को टाइम क्वांटम कहा गया है। टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो यू जस्ट मेंशन दैट वन। द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम is known as time quantum और टाइम स्लाइस, है ना? ये जो आपका फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम है, इसी को TQ और TS से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट जो मेन है दैट इज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट फैक्टर क्या है यहाँ पर हम लोग देखें अभी, यानी कि जो भी आपका टाइम स्लाइस है वो कब एक्सपायर होता है। कोई भी प्रोसेस आपका कब एक्सपायर होगा? आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ टाइम क्वांटम, यानी कि कोई भी प्रोसेस का बेसिस ऑफ प्रिम्पशन क्या है? दैट इज द वैल्यू ऑफ टाइम क्वांटम। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट टाइम क्वांटम द प्रोसेस यानी कि एक्सपायर्स का मतलब है कि प्रोसेस गेट प्रिंटेड एंड रीलोकेटेड टू द रेडी क्यू फॉर and waiting for further allocation of the CPU resources. And how the further CPU is allocated for that process? After completion of the entire process in whatever process we have in sequence. तो sequence में जो भी process है वो सब सारे process जब execute हो जाएंगे, part of the execution हो चाहे full execution हो, उसके बाद उसकी बारी आएगी next process पे, जो अभी हम लोग देखे भी कि कैसे आपका allocate हुआ। तो after time quantum, just mention here, after time quantum expiration, the running process is printed. The running process is printed और प्रिंट होने के बाद कहाँ चला जाएगा? एंड सेंड, हाँ, printed and sent to the
RQ, you say that is ready queue, send to the ready queue. यानी कि अगर आपका प्रोसेस टाइम क्वांटम एक्सपायर हो गया और प्रोसेस का आपका प्रिंटेड होना तय हो गया, तो प्रोसेस आपका रेडी क्यू में जाएगा दोबारा री इनिशिएट करने के लिए, और वहां से फिर से प्रोसेस कब अराइव होगा, ठीक है ना, तो वहां मेंशन कर दिएगा देन द प्रोसेसर एलोकेट द न्यू प्रोसेस फॉर सर्टेन टाइम क्वांटम, ठीक है ना, जस्ट मेंशन द देन द प्रोसेसर is assigned to the next arrived process in FCFS manner. Next arrived process in FCFS manner, ठीक है ना, and this algorithm is always primitive in nature. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि आप इसमें तो ये आपने क्लियर नहीं किया कि ये एक्सपायरेशन के पहले अगर किसी का काम कंप्लीट हो जाएगा तो क्या करना होगा, तो उसके लिए कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, उसके लिए हम लोग कंडीशन चेक कर लेंगे। तो आफ्टर टाइम क्वांटम एक्सपायरेशन द रनिंग प्रोसेस इज प्रिंटेड एंड सेंट टू द रेडी क्यू। विच प्रोसेस नीड टू बी प्रिंटेड, वो ऑलरेडी हम लोग देखे, द प्रोसेस विच बर्स्ट टाइम इज ग्रेटर देन द टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस नीड टू बी प्रिंटेड, रेस्ट ऑफ द केसेस द प्रोसेस नीड नॉट टू बी प्रिंटेड। तो आपका वर्स्ट टाइम जब ज्यादा होगा उसी केस के लिए ये है लिखा गया लाइन कि कोई भी रनिंग प्रोसेस बीच में ही अगर रेडी क्यू में मूव किया गया, इसका मतलब है कि उसका वर्स्ट टाइम ज्यादा होगा। तो यहाँ पर केवल हम उसी प्रोसेस को लिख रहे हैं जिसको दोबारा रेडी क्यू में जाना है, जिसको दोबारा रेडी क्यू में नहीं जाना उसके लिए हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि वो प्रोसेस आपका काम पूरा करेगा, बाहर निकल जाएगा। वो दोनों काम के लिए होगा, जिसका वर्स्ट टाइम कम हो या जिसका बर्स्ट टाइम टाइम क्वांटम के बराबर हो, दोनों ही प्रोसेस पूरा काम करने के बाद टर्मिनेशन स्टेट में चला जाएगा। उसको री इनिशिएट करने के लिए रेडी क्यू में भेजने की आवश्यकता नहीं है। दैट्स व्हाई यहाँ पर मेंशन किया गया कि आफ्टर टाइम क्वांटम एक्सपायरेशन द रनिंग प्रोसेस इज प्रिंटेड एंड सेंट बैक टू द रेडी क्यू। आई थिंक दैट की राउंड रोबिन टेक्निक इज क्लियर टू यू। अब टाइम क्वांटम के बेसिस पर बाकी जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आप कर रहे थे वही चीज यहां भी करना है, लेकिन यू हैव टू टेक प्रॉपर कंसीडरेशन ऑफ टाइम क्वांटम हियर, बिकॉज टाइम क्वांटम इज द बेसिस फॉर प्रिम्पशन ऑफ द प्रोसेस। अब बेसिस कैसे प्रिम्प्ट होगा ये भी हम लोग क्लियर कर लिए कि प्रिम्पशन प्रोसेस का जो बेसिस क्या होगा, अगर बर्स्ट टाइम ज्यादा होगा तभी आपका प्रोसेस प्रिम्प्ट होगा, रेस्ट ऑफ द केसेस लेस देन हो या इक्वल टू हो उस केस में नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसका क्या एडवांटेज है या डिसएडवांटेज कुछ हो सकता है? एडवांटेज लग रहा है कुछ? एडवांटेज ये होगा कि हर प्रोसेस को लगेगा कि हम सिस्टम में बने हुए एक सर्टेन टाइम। अब जैसे अगर ट्रैफिक सिग्नल में, लेकिन अगर वहां पर भी वो जो दिक्कत है वो यहाँ पर भी है, सिस्टम का प्रायोरिटी हाई होता है, ठीक है ना। तो वहां पर अगर ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल सिस्टम पर अगर बोल दिया जाए कि अभी राष्ट्रपति मूव करने वाले हैं सिस्टम, अब सिस्टम के फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री, तो वहां पर सब सिग्नल पे फेल हो जाएगा, वहां सब टाइम क्वांटम फेल हो जाएगा, टाइम क्वांटम से भी ज्यादा हाई प्रायोरिटी हो गया। तो राउंड रॉबिन में भी वो केस हो सकता है कि सिस्टम इंस्टॉलेशन हाईएस्ट प्रायोरिटी। अब जब सिस्टम इंस्टॉलेशन ओएस इंस्टॉलेशन होगा तो ओएस इंस्टॉलेशन में प्रायोरिटी इज हाई फॉर द सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो देयर इज नो स्कोप फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देयर। आप वहां पर चाहकर भी एमएस ऑफिस इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, चाहकर भी टैली इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, पीएचपी इंस्टॉल नहीं कर, सर्वर जैम्प सर्वर ये सब इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ओएस कंप्लीट होना जरूरी है। तो ये डिसएडवांटेज इसके साथ भी है कि जब हम लोग लेवल ऑफ प्रायोरिटी चेक करेंगे तो मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग जब देखेंगे तो उसमें 3 लेवल है, एक मिडिल इंटरमीडिएट प्रोसेस होता है, एक बैकग्राउंड प्रोसेस होता है, एक सबसे टॉप में होता है सिस्टम प्रोसेस। तो सिस्टम प्रोसेस, इंटरमीडिएट प्रोसेस और बैकग्राउंड प्रोसेस, जिसको हम लोग पहले ही डिस्कस किए हैं, यूजर व्यू और सिस्टम व्यू। तो देयर इज सम प्रोसेस which is not
under consideration of the user. You do not have any idea that this process is running in background, but still that process is running in the background because that process is not requested by you. आपने उस प्रोग्राम को नहीं रिक्वेस्ट दिया, वो सिस्टम प्रोसेस है. तो अब बैकग्राउंड प्रोसेस अगर हो रहा है सर्टेन, अब जैसे आप कोई मोबाइल यूज कर रहे हैं, सिंपल समझिए, कोई एप्लीकेशन अगर अपडेट हो रहा होगा उसमें काम कर पाएंगे? नहीं करेंगे ना. तो एप्लीकेशन आपका बैकग्राउंड में आपका अपडेट हो रहा है, आपका मोबाइल अपडेट हो रहा है, कुछ काम नहीं कर पाएंगे. ठीक है ना. सिस्टम अपडेट में डाल दिए तो अब आपको बोला जाता है कोई की प्रेस नहीं करिए. हो सकता है कि वहां पर सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम हो जाए आपके सिस्टम में, आपका डिवाइस हैंग भी कर सकता है. तो वहां पर आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि व्हेनेवर योर सिस्टम इज इन अपडेट मोड, डोंट ट्राई टू यूज योर डिवाइस. हाँ, कुछ भी नहीं, सब चीज ऑटोमेटिक होगा. तो ये इंस्ट्रक्शन इसलिए दिया जाता है ताकि आप उसमें कहीं इंटरप्शन नहीं कर दें, वो प्रोसेस अपडेशन प्रोसेस में कहीं इंटरप्ट नहीं जनरेट हो जाए. इंटरप्ट मीन डिस्टर्बेंस. तो अगर डिस्टर्बेंस सीक्वेंसिंग में होगा तो इंटायर आपका फाइल लॉस्ट हो सकता है, तो डिवाइस का भी इंटरनल फाइल भी लॉस्ट हो सकता है. तो इसलिए मैंडेटरी एक आपका कंपल्सन कर दिया जाता है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट. स्मार्ट नहीं बनना है. बी पेशेंटली see the entire activity, and once your system is in on mode then you can access it. Until and unless you just wait for that. तो अब यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि टाइम क्वांटम हम लोग 2, 4, 5 ले रहे हैं, तो इसका क्या असर पड़ेगा? टाइम क्वांटम ज्यादा लेना चाहिए या कम लेना चाहिए? कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से कम लेना चाहिए सर. कम लेना चाहिए. कम कब लेना चाहिए, ज्यादा कब लेना चाहिए? प्रिंस कुमार सर कम इसलिए लेना चाहिए कि सारे प्रोसेस पे जब वर्क कम कर टाइम सके. क्वांटम लेंगे तो क्या होगा? सर आगे हम सारे लोग प्रोसेस पढ़ेंगे पे वर्क होगा. कॉन्टैक्ट स्विचिंग. कॉन्टैक्ट स्विच का मतलब जानते हैं? व्हाट डू यू मीन Yes, बाय sir. कॉन्टैक्ट स्विच? सर जॉब क्यू से रनिंग क्यू से सर रेडी क्यू में जब प्रोसेस आता है और उसको सर. कॉन्टैक्ट स्विच का मतलब हुआ कभी भी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में डेटा, जैसे अभी रेडी क्यू में जा रहा है तो आपका कोई भी प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को लोकेट करने के लिए अपने को रेडी क्यू में भेज रहा है. तो रेडी Yes, क्यू में sir. जा रहा है, दैट मींस स्विचिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. अनदर क्यू स्टेट. इज मेंटेन्ड अंडर रेडी स्टेट. रनिंग स्टेट के अंदर में आपका सीपीयू एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूशन पार्ट होता है. तो एग्जीक्यूशन के बीच में ही आप उसको शिफ्ट कर दिए रेडी स्टेट में, दैट इज द कॉन्टैक्ट स्विचिंग. तो टाइम क्वांटम कम रखेंगे तो कॉन्टैक्ट स्विच ज्यादा होगा. जैसे बोले ना ज्यादा टाइम क्वांटम, जैसे आप अगर 10 मिलीसेकंड का रख दिए और 4 मिलीसेकंड, 5 मिलीसेकंड, 6 मिलीसेकंड, 8 मिलीसेकंड का जॉब है, तो आपको लगता है कि प्रिंसन होगा? वो लगेगा आपको कि एफसीएफएस ऐसा ही लिख रहा है. अगर आप टाइम क्वांटम ज्यादा ले लें तो, और मिनिमम अगर आप जो है बस टाइम रखेंगे सबका उस टाइम क्वांटम से, तो इट लुक्स लाइक अ एफसीएफएस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. आप जब गैंट चार्ट देखेंगे उसका तो इट लुक्स लाइक अ एफसीएफएस शेड्यूलिंग. दैट्स व्हाई यहाँ पर एफसीएफएस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विथ प्रिमिटिव मोड जोड़ा गया है, क्योंकि अगर प्रिम्पशन होगा तो वो प्रिमिटिव एफसीएफएस ही है. क्योंकि अगर प्रिम्पशन नहीं होगा, कब नहीं होगा? जब बस टाइम कम होगा टाइम क्वांटम से. तो अगर आप डिक्रीजिंग टाइम क्वांटम का वैल्यू कम कर देंगे तो पहला चीज तो क्या होगा कि नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट स्विच इंक्रीज करेगा. कोई भी प्रोसेस, अभी जैसे P1, P2, P3, P4 ले लिए तो 2 स्विच हुआ ना, P1 और P4 कंप्लीट हो गया, लेकिन P2 और P3 के लिए एक साइकिल और करना पड़ा, यानी P2 को भी कॉन्टैक्ट स्विच करना पड़ा, P3 को भी करना पड़ा, और दूसरे साइकिल में ये अपना काम पूरा कर पाया. पहला पॉइंट तो ये. दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? रिस्पांस टाइम डिक्रीज करेगा. अगर आप डिक्रीज कर देंगे टाइम क्वांटम तो रिस्पांस टाइम, इसलिए क्योंकि समय लगेगा, बार बार प्रोसेस को आपको एग्जीक्यूट करना होगा पार्ट ऑफ जो पूरा करने के लिए. तो इसमें स्टारवेशन का क्या होगा? स्टारवेशन डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? व्हाट डू मीन बाय स्टारवेशन? हाँ, तो ये डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? हाँ, तो टाइम क्वांटम आपका जब ज्यादा कम लेंगे तब. ठीक है, तो एक क्वेश्चन पहले लेते हैं. इसका मतलब ओवरऑल इसका क्या कंक्लूजन निकला? अगर कंक्लूजन की बात करें टाइम क्वांटम का, कंक्लूजन इज a smaller value of time quantum is
बेटर इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है ना। तो स्मॉलर वैल्यू ऑफ टाइम क्वांटम, smaller value of time quantum is better in terms of response time, ठीक है। तो दिस इज द कंक्लूजन। और ये कब, ये कंक्लूजन किसके लिए है, जब आपका टाइम क्वांटम कम लेंगे। तो ये फर्स्ट, whenever we take decreasing value of time quantum, वैल्यू ऑफ टी क्यू लिख देते हैं, टाइम क्वांटम समझ में आ जाएगा, पहला चीज फर्स्ट। दूसरा, whenever we take increasing value of TQ, तो इसके लिए क्या होगा, जब इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ TQ लेंगे तो हायर वैल्यू ऑफ टाइम क्वांटम इज बेटर इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स, हाँ रिस्पॉन्स टाइम, कॉन्टैक्ट स्विच। तो whenever we take increasing value of TQ, तो higher value of time quantum is better in terms of number of contact switch, इसका मतलब क्या है कि विथ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ टाइम क्वांटम, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो भी हम लोग बात कर रहे थे, तो whenever we take increasing value of time quantum, तो higher value of time quantum is better in terms of number of contact switch। इसका मतलब क्या है कि अगर हम टाइम क्वांटम ज्यादा लेंगे तो your round robin scheduling algorithm looks like a FCFS, ठीक है ना। तो whenever the time quantum is increased, then टाइम क्वांटम इंक्रीज करने का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू बर्स्ट टाइम, डिक्रीज करने का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू बर्स्ट टाइम। यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि और क्लियर हो जाए। तो विथ रिस्पेक्ट टू बर्स्ट टाइम, व्हेनेवर यू आर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टाइम क्वांटम, देन रिस्पॉन्स टाइम आपका जल्दी जल्दी आएगा प्रोसेस। और आपका जो अगर आप टाइम क्वांटम को बढ़ा लेंगे, टाइम बर्स्ट टाइम से ज्यादा ले लेंगे, तब उस केस में क्या होगा, जितना भी प्रोसेस है वो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट स्विच करने का जरूरत कम पड़ेगा, तो बेटर होगा, कॉन्टैक्ट स्विचिंग आपका कम करेंगे, क्योंकि अभी बोले ना इट लुक्स लाइक FCFS। तो अगर हम टाइम क्वांटम रख लेते हैं, सपोज करिए 10, और हमारा जो प्रोसेस है P1, P2, P3, P4, ये 5, 6, 8, मैक्सिमम 9 मिली सेकेंड का, एक और बढ़ा दीजिए 5, 10 मिली सेकेंड। तो क्या आपको लगता है जो गैंट चार्ट बनाएंगे वो राउंड रोबिन में प्रिम्पशन होगा? नहीं होगा ना। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने टाइम क्वांटम को इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ टाइम क्वांटम यूज किया विथ रिस्पेक्ट टू बर्स्ट टाइम। तो व्हेनेवर यू आर यूजिंग इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ टाइम क्वांटम विथ रिस्पेक्ट टू बर्स्ट टाइम, देन इट लुक्स लाइक अ FCFS scheduling algorithm in the Gantt chart, and contact switching is also delimited। तो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट स्विच बेटर होगा, यानी कम से कम होगा, कब? जब आपका टाइम क्वांटम ज्यादा होगा। तो आप उसमें भी आप फाइनल कंक्लूजन लिख सकते हैं कि विथ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ टाइम क्वांटम, RR scheduling algorithm behaves like a first come first serve scheduling algorithm। That is the conclusion, final conclusion। तो फाइनल कंक्लूजन we mention, final conclusion just mention कि with
increasing value of time quantum, increasing value of time quantum, RR scheduling behaves, or tends लिख सकते behaves like FCFS scheduling algorithm, ठीक है ना। और जब इंफिनिटी ले लेंगे टाइम क्वांटम, ऐसा भी हो सकता है ना, टाइम क्वांटम इक्वल टू इंफिनिटी, कोई तय नहीं है, नॉट डिफाइंड, तब भी FCFS होगा, दोनों केस है। अगर आपका टाइम क्वांटम इंफिनिटी लेने का मतलब है कि बहुत ज्यादा ले लिए, इंक्रीजिंग इनफिनाइट ले गए, अगर ज्यादा ले रहे हैं लेकिन फर्स्ट टाइम के रिस्पेक्ट में कम, आपका फर्स्ट टाइम कम है तो वो फिक्स हो गया, तब भी FCFS काम करेगा। ये भी क्वेश्चन आता है, दैट्स व्हाई आई डिस्कस कि अगर टाइम क्वांटम इंफिनिटी है तो योर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम प्रीफर प्रिम्पसन और नॉट, नो, व्हाई, बिकॉज it is any time quantum is increasing order with respect to burst time, because infinity का मतलब ही हो गया the time quantum is not going to be fixed। तो दोनों ही केस में अगर टाइम क्वांटम इंक्रीजिंग होगा वैल्यू, अगर टाइम क्वांटम का इंक्रीजिंग वैल्यू होगा विथ रिस्पेक्ट टू बर्स्ट टाइम, या टाइम क्वांटम इनफिनाइट हो, infinity don't it is not defined, proper defined, then only, then also your round robin scheduling algorithm behaves like a FCFS scheduling algorithm। तो ये भी चीज जोड़ लीजिए, सेकंड केस ये भी चीज डाल लीजिए कि when time quantum tends to infinity, when TQ लिख लीजिए, when time quantum tends to infinity, that means that is TQ is equal to infinity, या एरो दे दीजिएगा, टेंस टू है तो TQ इंफिनिटी है, उस केस में RR scheduling algorithm behaves like a FCFS scheduling algorithm। It is clear? क्लियर है ना। अब इतना के बाद आप कोई भी प्रॉब्लम लीजिएगा, जो भी आपका FCFS शेड्यूलिंग है, कोई भी प्रॉब्लम ले सकते हैं। एक प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं अभी, सपोज द प्रोसेस ID, जस्ट मेंशन प्रोसेस ID एंड देन अराइवल टाइम एंड देन बर्स्ट टाइम, ये गिवन है। प्रोसेस ID सपोज 5 प्रोसेस इज देयर, P1 P2 P3 P4 and P5। Arrival time for this process is 0, 1, 2, 3 and 4। Burst time is 5, 3, 1, 2, 3। Now you have to find out time quantum is there, TQ is equal to 2 millisecond। Sometime it is also mentioned, millisecond नहीं दिया रहेगा, it is also mentioned in this manner कि time quantum is equal to 2 unit, बोथ आर सेम, ठीक है ना। एक यूनिट फिक्स कर दिया गया, एक यूनिट कर दिया गया, 2 यूनिट 3 यूनिट जो भी है। तो अब यहाँ पर कोई यूनिट नहीं है तो मेंशन कर देंगे अगर कि मिली सेकंड, तो मिली सेकंड लिखे या 2 यूनिट लिखे। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एवरेज TAT। हमने पहले ही बता दिया है FCFS फॉलो हो रहा है, तो जो FCFS में वही चीज यहाँ भी होगा। तो फाइंड आउट एवरेज TAT एंड एवरेज वेटिंग टाइम। तो करिए, इफ इसमें क्वेश्चन में है इफ द CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, CPU शेड्यूलिंग पॉलिसी इज ऑफ RR, यानी कि इफ वी अप्लाई RR शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, यहाँ लिख दीजिए अप्लाई RR एल्गोरिथम। RR algorithm you have to apply। सबसे पहले तो इसका आपको ये चीज बताना समझना होगा कि इसमें रेडी क्यू में आपका क्या सीक्वेंस मेंटेन हो रहा है।
तो रेडी क्यू में आपका क्या सीक्वेंस मेंटेन हो रहा है, अराइवल टाइम के बेसिस पर देखिए, क्योंकि ऑल प्रोसेस नॉट एलोकेटेड इन सीपीयू इन 0 मिलीसेकंड, हर प्रोसेस 0 मिलीसेकंड में नहीं आ रहा है, सबका अलग अलग दिया है। तो रेडी क्यू में सबसे पहले कौन प्रोसेस आएगा? हाँ? 2 टाइम क्वांटम 2 मिलीसेकंड का है, P1 आएगा सबसे पहले। हाँ? ठीक है, अब यहाँ देखिए, P1 का बर्स्ट टाइम 5 है, P2 का बर्स्ट टाइम 3 है, P3 का बर्स्ट टाइम 1 है, P4 का बर्स्ट टाइम 2 है, P5 का बर्स्ट टाइम 3 है। ठीक है, इसको लोकेट करिए। पहले गैंट चार्ट बनाइए, उसके बाद हाँ ठीक है। P1 आपका 0 मिलीसेकंड में लोकेट होगा, P1 तो पहले आएगा, P1 अपना 2 मिलीसेकंड का जॉब पूरा करेगा, उसके बाद ये रेडी क्यू में चला जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद P2 आएगा, P2 आपका क्या है, 1 मिलीसेकंड में लोकेट हुआ है, तो आप 2 मिलीसेकंड है तो एक तो आ गया उसमें, तो P1 के बाद P2 एलोकेट हुआ, FCFS मैनर में ही एलोकेट होगा। P2 अपना 2 मिलीसेकंड का जॉब पूरा करेगा, तो ये भी 3 मिलीसेकंड का जॉब है, इसका 2 मिलीसेकंड का जॉब पूरा करेगा तो 4 मिलीसेकंड हो जाएगा। ठीक है, P2 के बाद क्या आएगा, P3, P3 का अराइवल टाइम क्या है, 1 है, अराइवल टाइम 1 है ना। हाँ हाँ, जब तक आपका 5 पहले है, पहले 5 को तो एक बार भेजेंगे, P1, P2, P3, P4, P5, ये पांचों एक साइकिल में जाएगा पहले, उसके बाद फिर P5 के बाद P1 पर हम बात करेंगे, वेदर P1 गेट प्रिंटेड। तो P1 आपका या कोई भी प्रोसेस प्रिंटेड कब होगा, जब भी बर्स्ट टाइम क्वांटम से ज्यादा होगा, तो जितना ज्यादा होगा उतना माइनस करके उतना बचा हुआ समय उसको पूरा करना है। लेकिन रेडी क्यू में जो भी प्रोसेस है, पहले सारे प्रोसेस को लोकेट करेंगे, उसके बाद जैसे हम लोग ट्रैफिक सिग्नल में एग्जांपल लेते हैं ना, तो ट्रैफिक सिग्नल में एग्जांपल लेते हैं, तो अगर 4 एरिया से ट्रैफिक है, तो जैसे अभी यहाँ देखे, अगर P1, P2, P3, P4 है, तो ये 4 एरिया से अगर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम आपका टाइम क्वांटम यूज कर रहा है, एक सर्टेन टाइम क्वांटम से व्हीकल को मूव करा रहा है, तो P1, P2, P3, P4 के बाद P1 का बारी आएगा। समझ आ रही बात? तो सीक्वेंस में P1 तब तक रुका रहेगा जब तक P4 रेड नहीं हो। P4 रेड कब होगा, P4 रेड होने के पहले ग्रीन होगा, ग्रीन कब होगा, जब P3 रेड होगा, P3 ग्रीन कब होगा, जब P2 रेड होगा, P2 ग्रीन कब होगा, जब P1 रेड होगा, इसलिए जब P1 ग्रीन कब होगा, जब P4 रेड होगा। सीक्वेंस आपका कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो इसके बेसिस पर क्लॉकवाइज, यहाँ पर P1, P2, P3, P4, P5 तो एक बार जाएगा ही, तो इसलिए जब आप गैंट चार्ट बनाएंगे तो उस गैंट चार्ट में एक बार तो इसको दिखाएंगे। सबसे पहले P1, देन P2, P3, P4, P5, समझ आ रहा है? ये तो एक बार सब प्रोसेस जाएगा, कौन कितना है इसके बेसिस पर आपका है। तो अब रेडी क्यू, इसके बाद आप सोचेंगे, एक बार एलोकेट होने के बाद रेडी क्यू में कौन आ रहा है, तो P1 का बर्स्ट टाइम कितना है और टाइम क्वांटम कितना है, तो ये 2 मिलीसेकंड का जॉब पूरा करेगा, 0 से 2, 0 मिलीसेकंड अराइवल था, 0 में अराइव कर गया है। P2 का अराइवल कब है, 1, 2 के बाद अराइव हो रहा है, इसका मतलब 1 मिलीसेकंड के बाद ही अराइव हो रहा है, तो अराइवल ठीक है। इसका जॉब टाइम कितना है, 3 है, तो 2 ही मिलीसेकंड का जॉब पूरा किया, इसका 3 मिलीसेकंड और इसका 1 मिलीसेकंड का जॉब बचा हुआ है। P3 आया, P3 का अराइवल टाइम चेक कीजिए कितना है, 2, P3 कब आया, 4, यानी कि 2 के बाद ही आया है, करेक्ट। देन इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 1,
तो 1 मिलीसेकंड का ये जॉब पूरा करेगा P3 यानी कि 5, इसका कंप्लीट हो गया। P4 अराइवल टाइम क्या है 3, P4 कब आ रहा है 5 के बाद आ रहा है, इसका मतलब ठीक है 5 3 के पहले यानी 2 के बाद नहीं आना चाहिए था, तो ये भी ओके है अराइवल टाइम के बेसिस पर। P4 इसका जॉब टाइम यानी बस टाइम 2 है और 2 ही यूनिट आपका टाइम क्वांटम है, तो ये अपना जॉब पूरा कर लिया। क्लियर। इसके बाद P5 का अराइवल टाइम क्या है 4 और P5 कब आ रहा है 7 के बाद, यानी 4 कंडीशन सही है, 7 के बाद आ रहा है, इसका मतलब 4 के बाद ही आ रहा है, तो ये आपका ओके है। अब देखिए इसका बस टाइम कितना है 3 और टाइम क्वांटम कितना है 2, तो ये 2 मिलीसेकंड का जॉब पूरा किया, बच गया 1 मिलीसेकंड के लिए इसको दोबारा रेडी क्यू से आना होगा। हाँ, तो P5 के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, जो सीक्वेंस FCFS मेंटेन कर रहा है, तो अब जैसे जैसे जो प्रोसेस ओवर हो गया वो सीक्वेंस से बाहर चला जाएगा। तो पहला सीक्वेंस में हमारा था P1, P2, P3, P4, P5। P5 तक होने के बाद अब चेक करेंगे क्या P1 का जॉब पूरा है, नहीं, तो P1 का जॉब पूरा नहीं है। नो सर, P5 के बाद इमीडिएटली कौन आएगा, P1 सर, आएगा या P2? P1 सर, हम्म? P1 P5 के बाद फिर आपको देखना होगा अराइवल टाइम, तो अब तो अराइवल टाइम आपका जो है लगभग सारे प्रोसेस का सेम हो गया ना। तो आप बताइए कि P1, P2, P3, P4, P5 के बाद नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस सीक्वेंस में कौन है, P1 है, फिर क्या है आपका P2 है, फिर आपका P3 है, फिर P4, P5। लेकिन P3 का जॉब पूरा हो चुका है, P4 का जॉब पूरा हो चुका है, तो पहले पास के बाद सेकेंड पास में आपका कौन कौन सा प्रोसेस बच गया, एक P1 और P2 और P5, ठीक है ना, यही रेस्ट जॉब है। तो P5 के बाद P1, एक मिनट रुकिए अटेंडेंस ले लेने दीजिए, अभी शायद कोई ये आपका IIT वाला कुछ होता है क्या, डीप लर्निंग सर। नहीं आज नहीं, कैसे डीप लर्निंग वाला वही का है। Let me complete the attendance. Okay.